नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम, बहुत स्वागत आप सभी का गंगा सवेरा में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। यूपी उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा दोनों राज्यों में सरकार गठन की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। और राज्यों में नई सरकार के गठन के लिए यूपी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। एबीपी गंगा आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने भी आपको समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। आज देश की राजधानी दिल्ली में योगी सरकार 2.0 का गठन होगा। जी हां, सुबह करीब 11 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण से लेकर मंत्रिमंडल तक पर मंथन होगा। और यूपी उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने के बाद अब सरकार के गठन का सभी को इंतजार है और इसी पर आज दिल्ली में महामंथन होने वाला है, जिसके लिए आज सीएम योगी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम से लेकर सरकार के मंत्रियों तक पर आज नाम फाइनल होना है, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि यूपी सरकार का मंत्रिमंडल 2024 की अहम रणनीति का बड़ा हिस्सा होगा। हर किसी को अब इंतजार इस बात का है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके बाद जो चेहरे सामने आते जाएंगे वो कौन होंगे। बात करें अगर मंत्रिमंडल की तो लगभग 1.5 दर्जन ऐसे मंत्री होंगे जो ये माना जा रहा है कि योगी सरकार पार्ट 1 का भी हिस्सा रहे। अगर इनमें बड़े नामों की बात की जाए तो फिर चाहे वो ब्रजेश पाठक का नाम हो, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह का, नंदगोपाल नंदी का, आशुतोष टंडन का, इसके अलावा अगर बात करें सतीश महाना का नाम, श्रीकांत शर्मा का नाम, ऐसे लगभग 1.5 दर्जन नाम चर्चा में है जिनके लिए ये माना जा रहा है कि उन्हें योगी सरकार पार्ट 2 में भी जगह मिलना लगभग तय है। लक्ष्य सिर्फ मंत्री या राज्य मंत्री बनाने भर का नहीं है, लक्ष्य 2024 को साधने का भी है। इसके लिए भाजपा 4 मोर्चों पर काम कर रही है। मंत्री बनाने में क्षेत्रीय तालमेल सबसे जरूरी रहने वाला है और इसके साथ साथ जातीय समीकरण को साधना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो अगड़े और पिछड़े लगभग बराबर कर दिए गए थे। इस बार भी ऐसा दिख सकता है। साथ ही एबीपी गंगा के पास जो खबर है उसके मुताबिक संगठन और प्रशासनिक अनुभव वाले चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा चल रही है। मुझे नहीं लगता पार्टी का कोई बहुत बड़ा दबाव इस बार उनके ऊपर होगा कि वो अपनी कैबिनेट इस तरह से चुने या इस तरह से ना चुने। तो हो सकता है कि वो अपने पुराने उन साथियों को जिनके काम से वो संतुष्ट रहे हैं या जो उनके विश्वसनीय रहे हैं उनको रिपीट करें और ऐसे साथियों को भी वो हटा के नए साथी ले सकते हैं जिन पर उनको विश्वास अधिक हो। 2017 में भी जब योगी कैबिनेट गठित हुई थी तो जातीय समीकरण बखूबी सेट हुए थे। पूरब से पश्चिम तक बड़े बड़े नेताओं को मौका दिया गया था। इस बार भी वैसा ही देखने को मिल सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कई ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। साथ ही ऐसे नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है जो राजनीति से ज्यादा प्रशासनिक क्षमता का अनुभव रखते हैं। देखिए, चुनाव परिणामों ने यह तो बता ही दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी वजह से परिणाम भाजपा के इतने अनुकूल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है, खासतौर पर बसपा की राजनीति खत्म हो गई है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि योगी मंत्रिमंडल, योगी कैबिनेट में इस बार पिछली बार के मुकाबले दलित चेहरे ज्यादा होंगे। यूपी चुनाव के परिणाम ऐसे समय आए हैं जब लोकसभा चुनाव के लिए करीब 2 साल का ही समय बचा है। ऐसे में नए मंत्रियों के पास काम करने के लिए केवल 2 साल का समय है। इसे देखते हुए पार्टी के लिए योगी सरकार 2.0 में ओबीसी, सवर्ण और दलित वोटरों को साधने की चुनौती होगी।
इसे देखते हुए इन जातियों का प्रतिनिधित्व भी नए मंत्रिमंडल में जरूर दिखेगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। होली के बाद हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। ये खबर सामने आ रही है निकलकर। भाजपा आला कमान की होली के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी है। दरअसल दिल्ली के मंथन में हो सकते हैं कई चौंकाने वाले फैसले। आज जो बैठक होने वाली है उसको लेकर बड़े फैसले आज हो सकते हैं। 19 मार्च को दरअसल यूपी में एमएलसी चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए उससे पहले जो आज मंथन होने वाला है उसमें नाम फाइनल हो सकते हैं। इस तरीके की अटकलें हैं राजू। बिल्कुल, दरअसल नई सरकार के गठन को लेकर आज से दिल्ली में यूपी के संगठन के साथ बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है और इसमें शपथ ग्रहण की आखिरी तारीख से लेकर मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर फाइनल मुहर लगनी है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा आलाकमान उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च से पहले शपथ ग्रहण कराने पर विचार कर रहे हैं और 17 से 18 मार्च को होली है। हालांकि अभी तक किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। में बैठेंगे फिर भगवान हारी, जोगी फिर से आ गए हैं, बच्च को बचाएंगे, अगर बाबा की भाजपा ने 22 की जंग में भले ही 250 से ज्यादा सीटें अकेले दम पर निकाल ली, लेकिन सहयोगियों को साथ लेकर चलना जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि 22 के आगे 24 की परीक्षा है। भाजपा के साथ इस बार अनुप्रिया पटेल तो थी ही, लेकिन ओपी राजभर की जगह संजय निषाद ने ले ली थी। अब जब सरकार बनने वाली है तो संजय निषाद को जितनी खुशी है उतनी ही ज्यादा उम्मीद भी। बड़े भाई हम छोटे भाई गले लगाया है, लायक समझा है तो जिताया है, तो लायक जिस लायक समझेंगे वो जिम्मेदारी देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आपकी अपनी क्या उम्मीदें हैं? कितने पद की उम्मीद करते हैं मंत्रिमंडल? पद प्रतिष्ठा नहीं, हम लोग पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं, हम लोग शर्तों नहीं सिद्धांतों पर राजनीति करते। मेरा सिद्धांत है, मेरी पार्टी का नाम ही है निर्बल इंडियन शोषित। हमारा निर्बलों को सबल बनाया जाए और मोदी जी वो काम बखूबी करें। पूर्वांचल के इलाकों में भाजपा को ओबीसी वोटर्स ने दिल खोलकर वोट दिया। यही वजह रही कि गोरखपुर से बनारस तक भाजपा ने क्लीन स्वीप कर लिया। इसमें अनुप्रिया पटेल की भूमिका अहम मानी जा रही है। अनुप्रिया 2024 की बात करते हुए इशारों में बहुत कुछ कह रही हैं। अगले 2 साल में एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जाने से पहले वोटर की अपेक्षाओं की पूर्ति और भी जोरदार तरीके से करनी है, बहुत काम करना है। एबीपी गंगा के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सहयोगियों के लिए भाजपा दिल बड़ा करने वाली है। जो मजबूत सहयोगी हैं उनके हिस्से में 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद जा सकता है और जो दूसरी सहयोगी पार्टी है उसे 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। सहयोगियों को साथ लेकर चलना भाजपा के लिए इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि 2017 में भाजपा पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीट हार गई थी जो 2014 में जीती थी और जो सहयोगी अभी भाजपा के साथ खड़े हैं वो ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब सवाल यह है कि कौन होगा योगी सरकार 2.0 में नंबर 2? क्या नई योगी सरकार में डिप्टी सीएम होगा? नंबर 2 की पोजीशन के लिए कयासों का दौर लगातार जारी है। 2024 की रणनीति के साथ होगा मंत्रिमंडल के गठन पर मंथन। बिल्कुल, और इसको लेकर देखिए आज दिल्ली में भी स्ट्रेटजी तैयार की जा सकती है और 4 स्ट्रेटजी पर काम कर सकता है भाजपा आलाकमान, इस तरीके की खबर है। नंबर 2 की पोजीशन के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। आज कौन होगा योगी सरकार 2.0 में नंबर 2? क्या नई योगी सरकार में डिप्टी सीएम होगा? यह भी बड़ा सवाल है। लखनऊ से दिल्ली तक इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी कैबिनेट में नंबर 2 कौन होगा। वो कौन सा चेहरा होगा जो योगी आदित्यनाथ के बाद यूपी की दूसरी बड़ी सियासी पहचान बनेगा। इस रेस में वैसे तो कई नाम हैं, जिस पर रविवार से दिल्ली में मंथन शुरू हो जाएगा। सीएम योगी खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो पीएम मोदी
अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बड़ी बात ये भी है कि भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और अब उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन किस तरीके से हो, इसको लेकर के दिल्ली में कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल कल दिल्ली आ रहे हैं और यहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे और ये की रणनीति तैयार होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्या कुछ जातीय समीकरण रखे जाएं और किन किन लोगों को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। इन तमाम सारी चीजों को लेकर के मंथन होगा। इसके साथ एक बात को और मंथन होगा, वो ये कि शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित किया जाए। योगी 2.0 के कैबिनेट की बात बाद में होगी। पहले ये तय होना है कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए या किस किस को बनाया जाए। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि भाजपा इस बार डिप्टी सीएम को लेकर 4 फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है 4 डिप्टी सीएम का। 2017 में तो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन इस बार 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिनके जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ संगठन के बीच भी तालमेल बना रहेगा। सीएम योगी के दिल्ली पहुंचने से पहले ये चर्चा तेज हो गई है कि बेबी रानी मौर्य इस बार डिप्टी सीएम बन सकती हैं, क्योंकि इस बार भी दलितों का दिल जीतने में भाजपा कामयाब रही और दलितों तक बड़ा संदेश पहुंचाया जा सकता है। इस लिस्ट में एक नाम उन्हीं स्वतंत्र देव सिंह का है जो सीएम योगी के साथ दिल्ली रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं, ऐसे में उनका नाम भी चर्चा में है। चर्चा में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, जो 2017 में डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए। उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा ओबीसी नेताओं तक मजबूत संदेश पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या भाजपा ओबीसी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाएगी? इसके अलावा ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो दिनेश शर्मा को फिर से मौका मिल सकता है, या ये भी हो सकता है कि दिनेश शर्मा की जगह कोई दूसरा ब्राह्मण चेहरा तलाशा जाए। भाजपा ने भी इस बात को चुनाव से पहले ही भांप लिया था, इसलिए उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को चुनाव लड़वाया गया और उन्होंने रिकॉर्ड 1 लाख मतों से जीत भी हासिल किया। तो मुझे लगता है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। दूसरा, जैसे कि चर्चा चल रही है स्वतंत्र देव सिंह, वो पिछड़ों में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव के दौरान बराबर सक्रिय रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह का कद पहले के मुकाबले बड़ा होकर उभरा है, तो वो भी बिल्कुल हकदार है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। उम्मीद पिछली बार भी कई नेताओं को थी, लेकिन हुआ वही जो आला कमान ने तय किया, और इस बार भी होगा वही जो दिल्ली से तय होगा, और इसके लिए मंथन जल्द ही शुरू हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ भाजपा कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों का जमावड़ा है। जी हां, मंत्रिमंडल की रेस के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं विधायक, और पिछली योगी सरकार के मंत्रिमंडल में 17 मंत्रियों की जगह अब खाली हुई और यूपी में नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस तेज हो गई। और योगी सरकार 2.0 में नए चेहरों को चांस मिलने का अच्छा मौका है, क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल में इस बार 17 मंत्रियों की जगह भी खाली है। और देखिए, कोशिश यही होगी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत राज्यों के 11 मंत्री जो कि चुनाव हार गए हैं, जबकि 3 मंत्रियों का पहले ही टिकट काटा जा चुका है और 3 मंत्री पार्टी छोड़कर सपा में जा चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा नंबर है जो पद खाली है, उसे भरने की कोशिश होगी। चुनाव से 5 महीने पहले भाजपा ने 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। तब मंत्रियों की संख्या 60 तक पहुंच गई थी। अब एक बार फिर वो वक्त आ गया है जब मंत्रियों की लिस्ट तैयार होने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जो नॉन परफॉर्मिंग रहे हैं, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा इस चुनाव में करीब 1 दर्जन मंत्री हार गए, जिनकी जगह नए चेहरों को लाया जाएगा। जबकि एबीपी गंगा को ये भी खबर मिली है कि कई पुराने चेहरों की तरक्की हो सकती है, मतलब उन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट का कद दिया जा सकता है। और एक बड़ी बात ये भी है कि नए चेहरे इस बार योगी 2.0 में नजर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे भी दिखाई देंगे जो चुनाव नहीं लड़े हैं,
ये चेहरे संगठन वाले हो सकते हैं। देखिए, पार्टी लेवल पे अगर बात की जाए तो यह क्षेत्रीय संतुलन बनाया जाता है और क्षेत्रीय संतुलन में अवध या पूर्वांचल इन सारे जगह से एक एक प्रतिनिधि अवश्य होंगे, क्योंकि सब जगह इस शासन का पूरा फोकस हो और चारों तरफ से रिपोर्ट शासन को मिले। इसलिए कैबिनेट में भी इन चीज़ों को जरूर तवज्जो दी जाएगी। जिन नए चेहरों को योगी सरकार 2.0 में जगह मिल सकती है, उनमें से कुछ की चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक है। चाहे वो नोएडा से बड़ी जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह हों या फिर बलिया में भाजपा का झंडा गाड़ने वाले दयाशंकर सिंह। रायबरेली में कांग्रेस का खेल 2024 में बिगाड़ने के लिए अदिति सिंह का भी कद बढ़ाया जा सकता है और हरदोई से लगातार जीत दर्ज करने वाले नितिन अग्रवाल भी इस लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं। तो हो सकता है कि वो अपने पुराने उन साथियों को जिनके काम से वो संतुष्ट रहे हैं या जो उनके विश्वसनीय रहे हैं उनको रिपीट करें, और ऐसे साथियों को भी वो हटा के नए साथी ले सकते हैं जिन पर उनको विश्वास अधिक हो। नए चेहरे अपनी जगह और जातीय संतुलन अपनी जगह, क्योंकि चुनाव से पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो अगड़े पिछड़े की बराबर हिस्सेदारी देखी गई थी। यानी कैबिनेट में अगड़ी जाति के मंत्रियों की संख्या 26 हो गई थी, जबकि पिछड़ी जाति के 23 मंत्री थे और अनुसूचित जाति से 9 चेहरे योगी कैबिनेट में दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा एक सिख और एक मुस्लिम चेहरा भी योगी सरकार में मौजूद था। अब भाजपा फिर से इसी तर्ज पर तस्वीर सामने रख सकती है। माना जा रहा है कि शुरुआती दौर में मंत्रियों की संख्या कम होगी और 2024 के चुनाव से पहले उसे विस्तार दिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, अखिलेश यादव नए विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। 21 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होने वाली है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर फैसला होगा। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव करेंगे मीटिंग। और बेशक सपा चुनाव हार चुकी है, लेकिन हार के बाद मजबूत विपक्ष बनने को लेकर अखिलेश यादव पहले ही ट्वीट कर अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। और मजबूत विपक्ष के लिए एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष की सपा को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। 21 मार्च को अखिलेश यादव नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे और बैठक में नेता प्रतिपक्ष के साथ ही स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी।